तो दोस्तों, जिस फाइटर जेट ने ना साउथ एशिया की एयर पावर कैलकुलेशन को बदलने की एक जबरदस्त बहस शुरू कर दी थी, अब वही चाइनीज J-10CE बांग्लादेश के आसमान में भी दिखाई दे सकता है। ये एक ऐसी खबर है जिसने डिफेंस सर्कल्स में सच में काफी हलचल मचा दी है। लेकिन असल सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या इस घटनाक्रम से इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर पर सच में कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव आने वाला है? आज के इस एनालिसिस में हम इसी जियोपॉलिटिकल मिस्ट्री को गहराई से डिक्रिप्ट करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि महज कुछ फाइटर जेट्स का आना किस तरह से पूरे रीजन के पावर डायनेमिक्स को हिलाकर रख सकता है। क्योंकि देखिए, असली चिंता सिर्फ 24 फाइटर जेट्स की संख्या बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है जो इस पूरे रीजन के संतुलन को आने वाले कई दशकों तक प्रभावित कर सकता है। ये महज हथियारों की खरीद फरोख्त का मामला नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस का एक लंबा खेल है। तो चलिए सबसे पहले सैट्स पर आते हैं कि आखिर द रिपोर्टेड एक्विजिशन और द J-10CE का पूरा मामला है क्या। बांग्लादेश असल में यहाँ क्या एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है? अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश लगभग 24 चाइनीज मेड J-10CE फाइटर जेट्स खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। यहाँ एक बात पर खास ध्यान दीजिएगा, ये महज एक रिपोर्टेड और प्लान्ड एक्विजिशन है। इसे अभी फाइनल डिलीवरी मान लेना या ये सोचना कि जेट्स पहुंच चुके हैं बिल्कुल गलत होगा। डिफेंस डील्स में शुरुआती बातचीत से लेकर जमीन पर आने तक कई साल लग जाते हैं। अब थोड़ा इस एयरक्राफ्ट की असल कैपेबिलिटीज को समझते हैं। J-10CE वास्तव में चाइना की J-10C फैमिली का ही एक एक्सपोर्ट वर्जन है। इसे एक 4.5 जनरेशन का मॉडर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसमें मॉडर्न रेडार और BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज मौजूद हैं, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि यह दुश्मन को देखे बिना ही दूर से सटीक वार कर सकता है। साथ ही इसका मॉडर्न मिसाइल इंटीग्रेशन इसे हवाई और जमीनी दोनों मिशंस के लिए बेहद सक्षम बनाता है। और यहीं से ना एक और बड़ा स्ट्रेटेजिक फैक्टर जुड़ता है, द पाकिस्तान फैक्टर। देखिए, पाकिस्तान पहले से ही इसी J-10CE जेट फैमिली को ऑपरेट कर रहा है। तो अगर बांग्लादेश भी इसे एक्वायर कर लेता है तो साउथ एशिया के दोनों कोनों में चाइनीज ओरिजिन मॉडर्न फाइटर्स का फुटप्रिंट काफी हद तक एक्सपैंड हो जाएगा। भारत के लिए इसका सीधा सा मतलब यह है कि उसको अपने वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों फ्रंट्स पर एक ही तरह के चीनी हथियारों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। तो अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। डज 24 जेट्स चेंज द रीजनल बैलेंस? क्या 24 जेट्स आने से वाकई सब कुछ बदल जाएगा? क्या महज 24 जेट्स आ जाने से रीजनल एयर सुपीरियरिटी रातों रात बदल सकती है? बिल्कुल नहीं। सच्ची एयर पावर सिर्फ जेट्स गिनने से नहीं आती है। इसके पीछे पायलट ट्रेनिंग, रेडार सिस्टम्स, लॉन्ग टर्म लॉजिस्टिक्स, एयर डिफेंस नेटवर्क और ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन का एक बहुत ही विशाल स्ट्रक्चर काम करता है। कोई भी नया फाइटर जेट तभी कारगर होता है जब उसके पीछे एक मजबूत इकोसिस्टम हो। इसलिए इंडिया की विशाल एयर कैपेबिलिटी के सामने इन 24 जेट से पावर बैलेंस अचानक से नहीं बदलता। और हमें यहाँ निष्पक्ष होकर भी सोचना होगा। बांग्लादेश की एयरफोर्स में अभी कई पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं और वो एसेंशियली अपनी एजिंग फ्लीट को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी सॉवरेन नेशन के लिए अपनी सिक्योरिटी के खातिर मॉडर्न कॉम्बैट कैपेबिलिटीज डेवलप करना एक आर्म डिफेंस प्रैक्टिस है। इसे ऑटोमेटिकली एक एंटी इंडिया कदम मान लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर देश का पहला कर्तव्य अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना ही होता है। लेकिन यही कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सॉवरेन राइट्स अपनी जगह हैं, फिर भी इंडिया को इसे इतने क्लोजली मॉनिटर क्यों करना पड़ रहा है? चलिए इंडियाज ईस्टर्न सिक्योरिटी चैलेंज को थोड़ा गहराई से समझते हैं। यहाँ भूगोल यानी ज्योग्राफी की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। बांग्लादेश इंडिया के वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय जैसे राज्यों से सीधे जुड़ा हुआ है। इतने करीब होने के कारण पड़ोस के एयरस्पेस में होने वाला छोटे से छोटा मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन भी इंडिया के ईस्टर्न सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को नेचुरली इंपैक्ट करता ही है। बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिहाज से ये क्लोजनेस काफी मायने रखती है। खास तौर पर अगर हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करें, भारत के मेनलैंड और नॉर्थ ईस्ट के बीच का ये नैरो, हाईली स्ट्रेटेजिक लैंड कनेक्शन बेहद क्रिटिकल है। इसे हम चिकन्स नेक भी कहते हैं। इसकी एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी के कारण ही ईस्टर्न एयरस्पेस की कंटिन्यूस सर्वेलेंस और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस इंडिया के लिए एब्सोल्यूट पैरामाउंट बन जाती है। कोई भी नया खतरा जो इस इलाके के इतना करीब हो, वो भारत की रेडार स्क्रीन्स पर नेचुरली एक लाल निशान जरूर छोड़ता है। अब आते हैं इस पूरे मुद्दे के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, चाइनाज लॉन्ग टर्म गेम इन साउथ एशिया। बीजिंग इन जेट्स को बेचने में आखिर इतना इंटरेस्टेड क्यों है? देखिए,
इसका जवाब सिर्फ फाइनेंशियल गेन तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जब एक देश दूसरे देश को फाइटर जेट्स बेचता है तो सिर्फ वो जेट नहीं बिकता, उसके साथ आते हैं लंबे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्पेयर पार्ट्स की कंटिन्यूअस सप्लाई, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉन्ग टर्म लॉजिस्टिक्स। ये सब चीजें ना बायर को आने वाले कई दशकों तक सप्लायर के साथ पूरी तरह से बांध देती हैं। और बस इसी रास्ते से चाइना का स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस सिस्टमैटिकली बढ़ता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश पूरी तरह से चाइनीज डिफेंस इकोसिस्टम पर निर्भर नहीं होना चाहता। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने पास्ट में वेस्टर्न फाइटर ऑप्शंस जैसे कि यूरोपियन जेट्स को भी काफ़ी एक्सप्लोर किया है। ये क्लियरली दर्शाता है कि ढाका अलग अलग सप्लायर्स के साथ एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहता है ताकि किसी एक सुपर पावर पर उनका डिपेंडेंस हद से ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो यहाँ से भविष्य किस तरफ जा सकता है? बेसिकली 3 सिनारियोज मुमकिन हैं। पहला, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस स्थिर रहें और डिफेंस डील्स सिर्फ मॉडर्नाइजेशन तक ही सीमित रहें। दूसरा, चाइनीज कोऑपरेशन बहुत गहरा हो जाए जो डेफिनेटली इंडिया के लिए एक जटिल स्थिति पैदा करेगा। या तीसरा, ढाका एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी अपनाए जिसमें वो ईस्ट और वेस्ट दोनों से रिश्ते निभाए। रीजनल स्टेबिलिटी के लिए यही तीसरा ऑप्शन सबसे बेहतर परिणाम माना जा रहा है। इन तमाम बदलावों के बीच अब आते हैं इंडियाज़ प्रिपेयर्डनेस और उसकी स्ट्रैटेजी पर। ऐसे में भारत का काउंटर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? एक बात तो बिल्कुल साफ है, घबराने या पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया के पास अपनी बहुत ही विशाल मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ्स मौजूद हैं। हमारी बड़ी इकोनॉमी, एक डीप डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस, पावरफुल इंडिजिनस मिसाइल्स और एडवांस्ड रेडार्स एक मैसिव स्ट्रेटेजिक बफर का काम करते हैं। इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ केवल चंद फाइटर जेट्स की गिनती पर निर्भर नहीं करती, बल्कि एक डीपली इंटीग्रेटेड और बैटल रेडी डिफेंस सिस्टम पर आधारित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे इग्नोर कर दें। इंडिया की काउंटर स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर और एक्शनेबल होनी चाहिए। ईस्टर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और बॉर्डर सर्वेलेंस को लगातार बूस्ट करना इस वक्त सबसे ज़रूरी है। इसके अलावा तेजस और AMCA जैसे एडवांस्ड इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम्स को और तेज़ी से आगे बढ़ाना होगा। और सबसे अहम बात, बांग्लादेश के साथ मजबूत डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट बनाए रखना ताकि सिक्योरिटी कोऑपरेशन बना रहे और कोई तीसरी ताकत इसका फ़ायदा ना उठा सके। तो कुल मिलाकर हमारा सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक कंक्लूजन यही निकलता है कि हमारा असली फोकस सिर्फ इन फिजिकल एयरक्राफ्ट्स पर नहीं होना चाहिए। हमें उस लॉन्ग टर्म चाइनीज डिफेंस इकोसिस्टम पर बारीकी से नजर रखनी है जो इस पूरे रीजन में धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा सकता है। असली कहानी इन जेट्स के पीछे पनपने वाली उस फ्यूचर डिफेंस पॉलिसी में ही छिपी हुई है। आखिर में एक बड़ा सवाल जो हम सबको जरूर सोचना चाहिए, आने वाले सालों में बांग्लादेश की डिफेंस पॉलिसी और चाइना की साउथ एशिया स्ट्रैटेजी किस तरह से इवॉल्व होगी। एक बात तो तय है कि भारत के लिए स्ट्रॉन्ग डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और स्ट्रैटेजिक पेशेंस ही आगे का सबसे सही रास्ता है। इस एनालिसिस में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।